अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शंस। ठीक है, और लाइट रिएक्शन को कवर करेंगे और डार्क रिएक्शन को भी कवर करेंगे। लाइट रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो लाइट पर डिपेंड करते हैं। लाइट रिएक्शन ये प्लांट के अंदर होते हैं। प्लांट तो लाइट को ऑब्जर्व करता है, उसके फोटॉन की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस दीवार पर, जिस ऑब्जेक्ट पर भी लगते हैं, वो फोटॉन उस एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर लेते हैं और जिसकी वजह से उस एटम की जो थर्मल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। यानी कि इस वजह से ये जो फोटॉन आ रहे हैं सूरज से, सूरज खुद भी इंतहाई गर्म है, हज़ारों लाखों करोड़ों सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर होता है। तो ये फोटॉन भी गर्म फोटॉन होते हैं। और किसी अगर आप देखो ना, जून जुलाई के महीने में ख़ासकर अगर आप दीवारों को टच करो तो इंतहाई गर्म होंगे, तो स्टील इंतहाई बहुत गर्म होगा क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन होती है। तो सिमिलरली पौधे के जो सेल्स है उसमें जो कंपाउंड है उसमें तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बिल्कुल। तो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि ये जो प्लांट होता है ये लाइट को ट्रैप करता है। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ये लाइट पर डिपेंड करता है। इसको हम हील रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। हील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था हील ने, और फोटोकेमिकल रिएक्शन क्योंकि इसमें लाइट इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी रखते हैं। इट अकर्स इन ग्रेना, कहाँ पर होता है? ग्रेना के अंदर होता है। ये जो आपने पढ़ा था स्ट्रोमा, या आपने पढ़ा था स्ट्रोमा के अंदर जो क्या होता है, ये थैलाकाइड होते हैं, ठीक है, कॉइन लाइक। और इसको एक को हम कहते हैं ग्रेना, बहुत सारे को हम कहते हैं, सॉरी, एक को हम कहते हैं ग्रेनम, बहुत सारे को हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है। तो ये ग्रेना में होता है। और एक को हम कहते हैं तेलाकाइड, ये आपने पढ़ा होगा। नीड सनलाइट ऑर्डिनरी लाइट ऑफ स्पेसिफिक सुटेबल वेव्स, इसको सनलाइट चाहिए या ऑर्डिनरी लाइट से भी होता है अगर उसका वेवलेंथ इसके लिए सुटेबल हो। इन प्रोडक्ट क्या होता है? ATP और NADPH2। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि NADPH प्लस HI, NADPH2, NADPH, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क इसमें है कि NADH प्लस HI, NAD, यहाँ पर फास्फेट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फास्फेट नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं कि लाइट रिएक्शन का आपके पास इन प्रोडक्ट क्या होता है। 3 ATP देता है और 2 NADPH2 देता है। ये आपने जहन में बिठाना है, MCQs में आ सकता है कि व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो 3 ATP और 2 NADPH2। ये नॉन साइक्लिक भी होता है और साइक्लिक भी होता है। ये भी एक नई बात आ गई है कि ये नॉन साइक्लिक भी होता है, साइक्लिक भी होता है। जो नॉन साइक्लिक है इसमें 2 ATP प्रोड्यूस होती है और 2 NADPH2 प्रोड्यूस होता है, जबकि साइक्लिक में सिर्फ 1 ATP प्रोड्यूस होती है, NADPH2 कोई प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। अब पढ़ेंगे सबसे पहले नॉन साइक्लिक का। नॉन साइक्लिक आपको पता है कि आपके पास एक लीफ है, ये इसकी वीन है, ये इसके पिटियोल से जो डंडा होता है, या आपके पास मिड रिब है, और ये आपके पास लेमिना है, फ्लैट पार्ट को हम लेमिना कहते हैं। और ये लाइट रिएक्शन जो होता है ये क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, और ये क्लोरोफिल लाइट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको समझ लेना है, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है। अब ये मैंने आपको समझाया, ये क्लोरोप्लास्ट का ऊपर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, आपने पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर्स में। ये आपके पास क्या है? एक स्टॉक होता है पूरा सा, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का। एक को हम कहते हैं तेलाकाइड, पूरे स्टॉक को हम कहते हैं ग्रेनम, और बहुत सारे को हम कहते हैं ग्रेना, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इंटरग्रेना के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 होता है। अब ये क्या है? फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1, ये आपके पास क्या होते हैं? यहाँ पर भी मैंने लिखा होगा, अगर लिखा हो तो, क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ा डिटेल से लिखा है। कहाँ गया? फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। दरअसल फोटोसिस्टम जो होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर तकरीबन मुझे नहीं मिल रहा है। तो असल में फोटोसिस्टम जो होता है ये आपके पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है फोटोसिस्टम 1 और एक होता है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 क्या करता है? 700 नैनोमीटर की लाइट को ये ऑब्जर्व करता है। यानी कि अगर लाइट में AC वेव आ रही है, ठीक है, यानी अगर लाइट में AC वेव आ रही है जो 700 नैनोमीटर की है, तो उसको ये ऑब्जर्व करता है। इस एटम की ये एबिलिटी है, ये इस पर केमिस्ट अच्छी तरह समझते हैं। बाकी हमने थोड़ा सा रटा लगाना है इस पर।
और जबकि फोटो सिस्टम 2 जो होता है ये 680 यानी कि 20 कम होता है 700 से, इस लाइट को ये ऑब्जर्व करता है। अब ये फोटो सिस्टम जो होता है आपके पास, ये फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है। इस फोटो सिस्टम ये जो इस पर एक एंटीना लगी हुई है, इसे हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड से मिलकर बनी है। क्लोरोफिल बी क्या करता है, ये आपके पास क्लोरोफिल बी जो होता है ये आपके पास कितने नैनोमीटर, ये 670 नैनोमीटर से लेकर नैनोमीटर से लेकर 730 नैनोमीटर तक की लाइट को ये ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल बी। और जबकि केराटिनॉइड जो होता है ये 500 से लेकर 600 नैनोमीटर तक की लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है। अच्छा, फोटो सिस्टम 2.1 में ये आपके पास एंटीना कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड से मिलकर बने हैं। ये आपके पास रिएक्शन सेंटर होता है जहाँ पर क्लोरोफिल ए बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्लोरोफिल ए आपने पढ़ा था कि आप ये मैग्नीशियम होता है, तो ये आपने इस तरतीब से करना है। तो ये आपके पास एक रिएक्शन हो गया। लेट सपोज मेरे पास एक लीफ है, इस पर लाइट पड़ रही है, ये जो लाइट आ रही है फोटॉन्स आ रहे हैं, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स इसको रिसीव करते हैं और इसको डिटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ। क्लोरोफिल ए में मौजूद मैग्नीशियम इस हाई एनर्जी फोटॉन की वजह से ऊपर के ये क्या होते हैं ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो लूजली बॉन्डेड होता है टू इट्स न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्टेड होता है लूजली, तो जिसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाईली एनर्जेटिक होते हैं और ये फ्यूफाइटीन इसको डिटेक्ट कर देता है, उसको कैच कर लेता है। ठीक है, सॉरी डिटेक्ट नहीं, कैच कर लेता है। तो फ्यूफाइटीन ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत एनर्जेटिक है, इनसे भी दूर चले जाते हैं, इनसे भी निकल जाते हैं करीब वाले। ये तो मैंने ऊपर बनाया है आपको समझाने के लिए। ये फेरेडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास पहुंच जाता है। फेरेडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से ये चला जाता है NADP, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको क्या बनाता है, NADPH2 बना देता है। ठीक है, NADPH2 बना देता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, 2NADPH2 बना देता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट आई, उसने कलेक्ट किया और मैग्नीशियम पर पड़ा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन एक्साइड हुआ, और ये सारी बातें जो अभी मैंने की। अभी फेरेडक्सिन जो था, फेरेडक्सिन आप अगर थोड़ा इसको वाज़े करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा साफ साफ लिखा है कि लाइट आया, एंटीना कॉम्प्लेक्स पर लगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स ने इसको क्या किया, इसको पास किया टुवर्ड क्लोरोफिल तक दे दिया। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मौजूद था, इलेक्ट्रॉन उसे निकल गया, फिर ने कैच किया, फिर से फेरेडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, ये इलेक्ट्रॉन फिर गया NADP प्लस ने इसको कैच किया और ये बन गया NADPH2। अब ये आपके पास क्या था, वो आपके पास इन प्रोडक्ट था। ठीक है, इन प्रोडक्ट था। अब हम ATP को भी देखेंगे कि कैसे 3 ATP पैदा होती है। अब ये इसमें कमी आ गई, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों में कमी आ गई। अब इस कमी को कौन पूरा करेगा, सेम टाइम, सेम हालत, सेम सिचुएशन में लाइट फोटो सिस्टम 2 पर पड़ रही है। ये लाइट से, ये जो सूरज है इसके फोटान, इसके भी एंटीना कॉम्प्लेक्स है और ये इसको पास करते हैं क्लोरोफिल ए को, फिर ये चला जाता है कहाँ पर, प्लास्टोक्यूनिन से जब ये चला जाता है साइटोक्रोम बी, तो यहाँ पर ATP क्या होती है, बन जाती है। ठीक है, और फिर साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F फिर ATP बन जाती है, फिर साइटोक्रोम F से प्लास्टोसियानिन, ये कापर कंटेनिंग है। ठीक है, इसमें कापर कंटेनिंग कंपाउंड है। प्लास्टोसियानिन से फिर ये फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल में चला जाता है और यहाँ पर उसकी कमी को पूरा करता है। और यहाँ पर वाटर की फोटोलिसिस होती है। ठीक है, जिसमें वाटर स्प्लिट होता है। ठीक है, वाटर स्प्लिट होता है और आपके पास ये जो है 4H ये चला जाता है NADPH2 की तरफ, और आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं वो फोटो सिस्टम 2 के इस कमी को पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये मेरे एंटीना कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल बी और केराटिनॉइड ने इस लाइट को कैप्चर कर लिया। फोटॉन्स एनर्जी सेंड टू रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए था, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ये सारी बातें फिर से रिवाइज होने वाली है, तो इसको मैं थोड़ा आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस वीडियो को बैक साइड पर कर दो। अच्छा, अब हम आते हैं डार्क साइकिल, यानी कि डार्क रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ी थी, वो कौन सी चीज़ थी, मैंने नॉन साइक्लिक तो आपको पढ़ा दिया,
ये था नॉन साइक्लिक। जितनी भी बातें मैंने लाइट रिएक्शन में की थी ये नॉन साइक्लिक थी, यानी कि ये फिर साइकिल में नहीं आ रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी एटीपी प्रोड्यूस हुई, 2 एटीपी। अब 1 एटीपी ये साइक्लिक में प्रोड्यूस होगी। तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक को। आपके पास जो साइक्लिक होता है इसमें फोटो सिस्टम 2 ब्लॉक हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह क्या करते हैं, साइकिल में घूमते रहते हैं, इस तरह साइकिल इस तरह, और यहाँ पर 1 एटीपी बन जाती। तो ये आपके पास साइक्लिक हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डार्क साइकिल में। इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। इसको हम इस तरह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता डायरेक्ट, बल्कि लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये आपके पास थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है, ये इन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है। इसको हम मेल्विन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं। मेल्विन केल्विन और बोशान ने इसको 1950 में इसको डिस्कवर किया था। तो थोड़ा गला ख़राब है और बुखार है, मौसम इस तरह है। अच्छा, इसको इन प्रोडक्ट चाहिए लाइट रिएक्शन का, ठीक है। इन प्रोडक्ट क्या होगा, इसका इन प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज, आपके लिए ग्लूकोज बनाना, ठीक है। ग्लूकोज बनाना, प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनाना, और ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। कहाँ पर होता है स्ट्रोमा, ये जो रीजन था ये इस रीजन में के अंदर होता है, जो सेमी फ्लूइड रीजन था एक पूरा सा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बात को डिटेल से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा यानी कि इस तरह करीब बनाया है, आप इसको नहीं समझोगे। यहाँ पर देखो, डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट, ये सारी बातें हो गई 1950 वगैरह वगैरह। सीक्वेंस क्या है, पहले राइबोलोज बिसफास्फेट ये एग्जिस्ट करता है, एक स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है। राइबोलोज बिसफास्फेट 1,5 राइबोलोज बिसफास्फेट, एक पर 5 पर ये जो एक कार्बन है इस पर फास्फेट और 5 कार्बन पर फास्फेट होती है, और बीच में 5 कार्बन होते हैं, ये उसको हम कहते हैं 1,5 राइबोलोज बिसफास्फेट। और ये मोनोसेकेराइड है, 5 कार्बन की शुगर है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। यह हम पिछले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, बात को सुनो ज़रा। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो राइबोलोज बिसफास्फेट है स्ट्रोमा के अंदर है, ये 3 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर रोबिस्को एंजाइम के मदद से, ये रोबिस्को एंजाइम आपने भूला नहीं, ये मोस्ट एबोडेंट है, ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसके साथ मिलकर 3 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन बना देता है, यानी कि 6 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बना देता है। और ये काफ़ी अनस्टेबल है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको नाम भी नहीं दिया है। ये इस तरह होता है 1 2 3 4 5 6 1। अब देखो ना 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, एक राइबोलोज बिसफास्फेट हो गया। फिर 1 2 3 4 5 ये दूसरा हो गया, और ये 5 तीसरा, ये 3 राइबोलोज बिसफास्फेट हो गए। अब ये मैंने जो ब्लू से बनाए हैं, ब्लू से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके नीचे ये कार्बन डाइऑक्साइड से आए हैं, और ये पूरा क्या बन गया, 6 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल बन गए 1 2 3। अब ये काफ़ी अनस्टेबल है, ये टूट जाते हैं, ये तीनों टूट जाते हैं 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन में टूट, यानी कि 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, और ये स्टेबल है। डार्क रिएक्शन का ये सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये फास्फोग्लाइसेरिक एसिड ये 6 ATP को कंज्यूम करता है। ATP की तादाद को आपने कभी भी नहीं भूलना है। अगर आपको ATP की तादाद पता नहीं है तो आपको डार्क साइकिल, लाइट रिएक्शन, क्रिप्स साइकिल, आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो ATP 6 कंज्यूम हो जाती है, 6 ADP में कन्वर्ट हो जाती है, और 6 NADPH2 भी कंज्यूम हो जाता है, 6 NADP में कन्वर्ट हो जाता है, और इनसे बन जाता है PGAL, फास्फोग्लाइसिरल्डिहाइड। और हमने आपको बताया था कि ये अल्डिहाइड ग्रुप वाले होते हैं। तो ये 6 आपके पास ये 3 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसिरल अल्डिहाइड। क्या बना था, किसे बना है, फास्फोग्लाइसिरिक एसिड से 6 ATP को कंज्यूम किया है और 6 NADPH2 को कंज्यूम किया है। अब इन 6 में से एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, राइबोलोज बिसफास्फेट एक रीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, और 5 चले जाएंगे, और इनसे बन जाएंगे 5 कार्बन 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन के, मतलब फिर से 3 राइबोलोज बिसफास्फेट जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए थे, ये देख सकते हैं,
ये इस्तेमाल हुए थे, ये फिर से बन गए 1 2 3 और 1 2 3 और 3 ATP यहाँ पर फिर कंज्यूम हो गई। तो टोटल ATP कितनी हो गई? तो टोटल ATP 6 + 3 9 ATP कंज्यूम हो चुकी है। अब ऐसा होता है कि ये जो 1 PGAL है, इस 6 PGAL में 1 PGAL मैंने कहा कि बाहर आ जाता है और बाकी 5 चले जाते हैं 3 कार्बन के, ठीक है। अब ये 1 यानी कि 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल ये वेट करता है एनदर साइकिल के लिए। जब फिर से ये साइकिल रिपीट होता है तो यहाँ पर फिर से एक 1 PGAL निकल जाता है और ये 2 PGAL आपस में मिलकर एक ग्लूकोज बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डार्क। अब यहाँ पर आपने ये सीखना है कि 1 ग्लूकोज को बनाने के लिए 2 बार ये साइकिल रिपीट होता है। एक बार साइकिल रिपीट हुआ, ये बन गया, फिर ये रिपीट होगा तो फिर ये PGAL। तो 1 PGAL एक साइकिल से दूसरा PGAL दूसरे साइकिल से, तो आपके पास ग्लूकोज बन चुका है। तो फॉर 1 डार्क साइकिल 3 लाइट रिएक्शंस रिक्वायर। क्यों? क्योंकि क्यों 3? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 3 में अगर यहाँ पर लिखो, कहाँ पर, यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है। अच्छा जी, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था, ज़रा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि आपके पास एक लाइट रिएक्शन आपको कितनी ATP देता है? एक लाइट रिएक्शन आपको कितनी ATP देता है? 3 ATP दे देता है, ठीक है, और प्लस 2 NADPH2 ये चीज़ दे देता है एक लाइट रिएक्शन। और एक डार्क साइकिल कितनी ATP कंज्यूम करता है, खर्च करता है? 9 ATP कंज्यूम करता है और 6 NADPH2 कोएंजाइम ये क्या करता है? ये कंज्यूम करता है। तो 9 ATP ये क्या करता है? खर्च करता है। तो एक डार्क साइकिल के लिए कितने लाइट रिएक्शन चाहिए? 3 लाइट रिएक्शन चाहिए। 3 लाइट रिएक्शन चाहिए एक डार्क साइकिल के लिए, और एक ग्लूकोज के लिए कितने साइकिल होते हैं? डार्क साइकिल के 2 साइकिल होते हैं। डार्क साइकिल के 2 साइकिल होते हैं, और 2 साइकिल के लिए अगर एक साइकिल के लिए 9 ATP है तो दूसरे डार्क साइकिल के लिए भी 9 होगी। तो टोटल, सॉरी ये प्लस है, ये तो टोटल 18 ATP आपके पास कंज्यूम होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ग्लूकोज के लिए डार्क साइकिल 2 दफ़ा होता है और एक ग्लूकोज के लिए जो लाइट रिएक्शन होता है वो 6 टाइम होता है, क्योंकि एक डार्क साइकिल के लिए 3 लाइट रिएक्शन होते हैं। तो इसके लिए एक ग्लूकोज के लिए, जबकि 2 डार्क साइकिल थे तो इसके लिए 6 लाइट रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पर भी मैंने साफ साफ लिखा है कि 1 ग्लूकोज के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 कंज्यूम होना चाहिए। 1 ग्लूकोज 6 लाइट रिएक्शन इस्तेमाल करता है और 1 ग्लूकोज 2 डार्क साइकिल भी यानी कि इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ये थी आपके पास फुल डिटेल किसके बारे में? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। वस्सलाम।